स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम इतिहास की उस कहानी पर बात करने वाले हैं जो वीरता, पराक्रम और एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी से भरी है। हम बात कर रहे हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान की, उनके कमाल के उदय, उनकी जबरदस्त जंगों और उस दुखद अंत की जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर भारत के सबसे निडर योद्धाओं में से एक अपना पूरा साम्राज्य अपनी ही एक दया की वजह से कैसे खो बैठा। यही वो सवाल है जो आज के हमारे पूरे सफर की नींव रखेगा। हम देखेंगे कि कैसे एक सख्त उसूल एक महान योद्धा की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। सच कहूं तो बचपन से ही उनमें महानता की झलक दिखने लगी थी और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1166 में उनका जन्म हुआ और सोचिए महज 11 साल की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया। अचानक से पूरे राज्य का बोझ इस बच्चे के कंधों पर आ गया। लेकिन अपनी माता रानी कर्पूरी देवी के मार्गदर्शन में उन्होंने गद्दी संभाली और बैठते ही अपने रिश्तेदार नागार्जुन के एक बड़े विद्रोह को पूरी तरह कुचल दिया। और फिर 1180 आते आते सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने शासन की पूरी बागडोर अपने हाथों में ले ली। उनके बारे में एक बहुत ही दिलचस्प और हैरान करने वाली बात यह है कि अपनी जवानी के दिनों में ही वो इतने ताकतवर थे कि एक बार उन्होंने एक खूंखार शेर को निहत्थे ही मार गिराया था। जी हाँ, बिल्कुल निहत्थे। कहा जाता है कि जब शेर ने हमला किया तो बिना किसी हथियार के उन्होंने उसके जबड़े को अपने हाथों से चीर दिया था। ये कोई आम बात नहीं है, है ना? शारीरिक ताकत के अलावा वो भाषाओं, गणित और दर्शन के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। लेकिन उनके पास एक ऐसी स्किल थी जो बिल्कुल किसी सुपर पावर जैसी लगती है, शब्द भेदी बाण। ये बिना देखे सिर्फ आवाज सुनकर अचूक निशाना लगाने की एक बेहद दुर्लभ कला थी। इस कला को याद रखिएगा क्योंकि आगे चलकर यही उनके लेजेंड का सबसे अहम हिस्सा बनने वाली है। अब जैसे जैसे उनका शासन आगे बढ़ा, पृथ्वीराज ने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने उत्तर भारत में अपने साम्राज्य का बहुत तेजी से विस्तार करना शुरू कर दिया। आप इस टेबल में उनकी कुछ बड़ी जीतों को देख सकते हैं। 1182 में भदानकस को हराकर उन्होंने दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया और उसी साल महोबा के ऐतिहासिक युद्ध में उन्होंने चंदेल राजा के उन महान योद्धाओं आल्हा और उदल को भी हरा दिया जिनका नाम आपने शायद सुना ही होगा। इन जीतों ने उन्हें अपने समय का सबसे पावरफुल शासक बना दिया था। लेकिन कहते हैं ना, बड़ी कामयाबी के साथ बड़े दुश्मन भी आते हैं। उनकी इस सफलता ने कन्नौज के राजा जयचंद के साथ एक बहुत ही कड़वी दुश्मनी को जन्म दिया। ये झगड़ा मुख्य रूप से दिल्ली के गद्दी को लेकर था और फिर इसमें वो मशहूर कहानी भी जुड़ गई, राजकुमारी संयोगिता के स्वयंवर की। आपने शायद सुना हो कि कैसे पृथ्वीराज ने भरे स्वयंवर से जयचंद की बेटी संयोगिता के साथ विवाह कर लिया था। अब इतिहासकार इस लोक कथा पर भले ही बहस करते हो, लेकिन एक बात पक्की है, इस दुश्मनी ने राजपूतों को एक नहीं होने दिया और इसी दरार ने बाहरी हमलावरों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए। इसी आपसी फूट का फायदा उठाते हुए 1191 में मोहम्मद गौरी नाम का एक क्रूर आक्रमणकारी तबार हिंद के किले तक आ पहुंचा और यहीं से शुरू हुआ एक महासंग्राम। तराइन के इस पहले युद्ध में दो बिल्कुल अलग अलग सैन्य रणनीतियों की भयंकर टक्कर हुई। एक तरफ राजपूत थे जो भारी भरकम हाथियों, आमने सामने के सीधे प्रहार और युद्ध के सख्त उसूलों पर भरोसा करते थे, और दूसरी तरफ गौरी की सेना थी जो घोड़ों पर सवार तीरंदाजों, हिट एंड रन यानी मारो और भागो की चालों और धोखेबाजी में माहिर थी। ये एक जबरदस्त वैचारिक टकराव था। इस भयंकर लड़ाई में राजपूत सेना का सीधा प्रहार इतना जोरदार था कि कमांडर गोविंद राय ने गौरी को भाले से बुरी तरह घायल कर दिया। अपने लीडर को गिरता देख गौरी की पूरी सेना में दहशत फैल गई और वो मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। ये पृथ्वीराज चौहान के लिए एक बहुत ही शानदार जीत थी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। राजपूतों के सम्मान और युद्ध के सख्त नियमों से बंधे होने के कारण पृथ्वीराज ने भागते हुए दुश्मन की पीठ पर वार नहीं किया। उन्होंने मोहम्मद गौरी को जिंदा जाने दिया। कुछ लोग कथाएं तो यहाँ तक कहती हैं कि उन्होंने उसे 16-17 बार माफ किया था। इस हद से ज्यादा उदारता को ही आज के इतिहासकार पृथ्वीराज सिंड्रोम कहते हैं, यानी अपने हारे हुए दुश्मन पर दया करने की वो आदत जो अंत में आपके लिए ही जानलेवा साबित हो जाए। और ये दया सच में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल साबित हुई।
ठीक 1 साल बाद यानी 1192 में वही मोहम्मद गौरी एक बार फिर लौट कर आया, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा तैयार था। गौरी ने इस बार पृथ्वीराज के उसूलों को ही उनके खिलाफ हथियार बना लिया। देखिए उसने कैसे चाल चली। पहले उसने संधि का नाटक किया ताकि राजपूत सेना थोड़ी रिलैक्स हो जाए और उनकी निगरानी कम हो जाए। फिर रात भर अपनी हिट एंड रन तीरंदाजी से राजपूतों के हाथियों और सैनिकों को थका मारा। और अंत में जब अगली सुबह राजपूत सेना तैयार भी नहीं थी, तब उसने अचानक एक जबरदस्त हमला बोल दिया। थकी हुई और धोखे का शिकार हुई राजपूत सेना इस अप्रत्याशित हमले को रोक नहीं पाई। तराइन के इस दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उन्हें बंदी बना लिया गया। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने भारत में मुस्लिम शासन की नींव रख दी। लेकिन उनके बंदी बनाए जाने के बाद आखिर हुआ क्या? ये आज भी एक बहुत बड़ी डिबेट का विषय है। यहाँ इतिहास और लोक कथाएं दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते पकड़ लेती हैं। जरा इस टेबल को देखिए। ऐतिहासिक तथ्य कहते हैं कि युद्ध के बाद उन्हें कुछ समय के लिए अजमेर में कठपुतली शासक के तौर पर रखा गया, लेकिन जल्द ही साजिश के आरोप में उनकी हत्या कर दी गई। वहीं दूसरी ओर पृथ्वीराज रासो जैसी मशहूर लोक कथाओं का मानना है कि उन्हें गजनी ले जाया गया, जहां उन्हें टॉर्चर करके अंधा कर दिया गया और आखिर में उन्होंने ही गौरी को मार गिराया। लोक कथाओं के माने तो जब पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया गया था, तब उनके राजकवि चंद बरदाई ने दूरी बताने के लिए ये मशहूर और बहुत ही शानदार दोहा पढ़ा था। 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। इसी अचूक हिंट के सहारे पृथ्वीराज ने अपने शब्दभेदी बाण का इस्तेमाल कर सुल्तान को मार गिराया, जिसके बाद दुश्मनों के हाथ लगने से पहले दोनों ने एक दूसरे के प्राण ले लिए। रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है ना? कहानी तो बहुत प्रेरित करने वाली है, लेकिन जब हम ऐतिहासिक टाइमलाइन को देखते हैं तो सच्चाई थोड़ी अलग नजर आती है। इतिहास का डेटा हमें बताता है कि मोहम्मद गौरी की मौत असल में पृथ्वीराज चौहान के 14 साल बाद 1206 में हुई थी। तो वो शब्दभेदी बाण वाली बात एक बहुत ही सुंदर किंवदंती तो है, लेकिन कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं। अगर हम वापस जमीनी हकीकत पर आएं तो युद्ध के परिणाम बहुत ही भयानक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने बगावत तो की, लेकिन वो हार गए। अजमेर उनके नाबालिग बेटे के अधीन एक कठपुतली राज्य बनकर रह गया और धीरे धीरे ये पूरा का पूरा क्षेत्र हमेशा के लिए दिल्ली सल्तनत के पास चला गया। इतिहास की दिशा पूरी तरह बदल गई। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या किसी नायक की महानता सिर्फ पक्के ऐतिहासिक तथ्यों से तय होती है, या फिर उनके साहस की उन अमर कहानियों से जो सदियों तक लोगों को प्रेरित करती हैं? हारने के बावजूद सम्राट पृथ्वीराज चौहान की निडरता और अपने उसूलों के प्रति उनकी वफादारी ने उन्हें राष्ट्रीय गौरव का एक ऐसा प्रतीक बना दिया है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो आप अपने सबसे महान नायकों को किस तरह याद रखना चाहेंगे? इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।